हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू कृष्णा पर। जी हाँ दोस्तों, एक और मॉक टेस्ट जीके जीएस और करंट अफेयर का मैं लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले हमने एक मॉक टेस्ट लगा लिया था और ये सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से बनाए गए हैं। करंट जीके के क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया है, यानी करंट जीके के जो 2020 दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें हमने वर्तमान को मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आज का हमारा जीके जीएस का 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होने वाला है और ये पेपर कहां से उठाया गया है? 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उससे हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जीके जीएस के। बाकी करंट जीके का क्वेश्चन है उनको हमने मॉडिफाई कर दिया, यानी वर्तमान के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इंक्लूड कर दिया है। तो आपका मॉक टेस्ट लगाने का बहुत ही शानदार माहौल बन जाएगा। सभी विद्यार्थी को ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाना है और हार्ड लेवल का मैं फिर कहूंगा, हमने 27 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने कर लिया था। आज हम बात करने वाले सेकंड शिफ्ट का, जिसमें जीके जीएस का लेवल थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा लेंथली क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चनों को समझोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सभी विद्यार्थी जो भी बच्चे नए हैं उनको 25 प्लस का टारगेट दे रखा है। बाकी यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपका टारगेट 35 प्लस का ही होना चाहिए हमेशा की तरह। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रही होगी जो आंसर की जारी की जाती है। तो आज का सेशन बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। 25 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। वेसर शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? आपने नाम सुना होगा नागर शैली और बात कर लेते हैं द्रविड़ शैली। नाम सुना होगा, एक बार बता देते हैं। नागर शैली और क्या बात कर लेते हैं? द्रविड़ शैली। ये क्या होती है ये तो आप जानते होंगे, बिल्कुल आराम से बता दोगे। ये होते हैं वास्तुकला की, मंदिर वास्तुकला है उसकी एक हम बात कर लेते हैं शैली है। मंदिर वास्तुकला की एक तरह की क्या है? शैली है। और इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है, दोनों को मिक्स करके जो शैली उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? सबको पता होगा, वेसर शैली होती है। कौन सी होती है? वेसर शैली होती है। तो ये एक हम बात कर लेते हैं मंदिर स्थापत्य से संबंधित एक शैली है, वास्तुकला है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बिल्कुल बी की तरफ जाने वाले विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत अनावरित भूमि को ढकने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा, क्योंकि मृदा की नमी होती है वो नष्ट हो जाती है। इसको हम बात कर लेते हैं नष्ट नहीं होने के लिए, यानी उसकी जैविक एक प्रक्रिया के माध्यम से नमी बनाए रखने की एक प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माल्चिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? माल्चिंग कहते हैं। माल्चिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भूमि होती है उसके ऊपर एक हम बात कर लेते हैं जैविक पदार्थों की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे नमी को बनाए रखा जा सकता है, यानी मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है। इसका मेन मतलब यही है। अब बात कर लेते हैं सीढ़ीदार कृषि की। बात करें तो ये पहाड़ी इलाकों में होती है। कहां होती है दोस्तों? पहाड़ी इलाकों में कौन सी होती है? सीढ़ीदार कृषि होती है। पहाड़ी इलाकों में कौन सी कृषि की जाती है? सीढ़ीदार कृषि की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। दिग निकाय के बारे में बात करें कि प्रवचनों का एक संग्रह है। दिग निकाय की बात करें तो एक प्रवचनों का संग्रह है, वो किस धर्म से संबंधित है? धर्म के बारे में आपको बताना है। तो आपने यदि मैं बात करूं त्रिपिटक के बारे में सुना होगा, त्रिपिटक के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। त्रिपिटक में एक होता है सुत्त पिटक। कौन होता है? सुत्त पिटक होता है। यह भी नाम सुना होगा, सुत्त पिटक होता है। और उसका जो पहला निकाय है, सुत्त पिटक का जो पहला निकाय है, उसे ही क्या कहा जाता है? पहला निकाय है, उसे ही दिग निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पहले निकाय को क्या कहा जाता है? दिग निकाय कहा जाता है। तो आप एकदम आराम से बता दोगे। आप ये तो जानते ही होंगे त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एकदम आराम से कर दोगे, आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यह आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और गौतम बुद्ध के बारे में याद रखना है, गौतम बुद्ध के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध, इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। यह आपको नोट कर लेना है, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने करंट जीके के क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। 2020 के पेपर में अलग क्वेश्चन था, मैंने ये अलग कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जो जीके जीएस है उसका लेवल तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट जीके का नए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके 2023 के हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो पूछा जा सकता है। 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर के नामित किया गया है? यह आपको ध्यान रखना है। यूके अवार्ड, यूके इंडिया अवार्ड के बारे में बात करें, अवार्ड का नाम है इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। ये ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? भारतीय मुक्केबाज के बारे में बात करें तो आप ऑप्शन देखोगे पता चल जाएगा, मेरी कॉम। मेरी कॉम एक क्या है? भारतीय मुक्केबाज है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह है भारतीय मुक्केबाज। यह आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कि मेरी कॉम का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान, आपने नाम सुना होगा अश्वमेध अनुष्ठान, जो आपको पता है भगवान राम ने करवाया था। एक घोड़े के हम बात कर लेते हैं, घोड़े के जो बाहर छोड़ दिया था जिसको कोई पकड़ेगा उसके अनुसार। तो आपको पता है अश्व का मतलब ही क्या होता है? घोड़ा होता है। तो किस पशु से संबंधित है ये पूछा गया है। तो अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब सबको पता होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा का एक पर्यायवाची है, तो एकदम आराम से शब्द से ही पता चल रहा है अश्वमेध का मतलब घोड़ा। इसमें जो हम बात कर लेते, वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किया जाता था, उसमें जो पशु होता था वो कौन सा होता था? तो वो होता था घोड़ा। कौन होता था दोस्तों? घोड़ा होता था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सोडियम कार्बोनेट, पहले बात कर लेते हैं, बच्चों के दिमाग में आना चाहिए ये सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धावन सोडा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए धावन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और एक होता है खाने का सोडा, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है भाई? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह आपको नोट कर लेना, इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो, यह खाने के सोडे का सूत्र होता है। एक आपको पता है कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है बता दो? कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaOH। यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपको पता है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, एकदम आराम से हो जाएगा कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, या कहे गुजरात राज्य से बाहर स्थित है। पहला रंगपुर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ये तो कहां है दोस्तों? गुजरात में ही है। आगे बात कर लेते हैं, राखी गड्डी की बात करें, सबको पता है हरियाणा में है। कहां है दोस्तों? हरियाणा में। इसका मतलब बाहर ही तो आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा की राजधानी क्या है बता दो कमेंट करके, हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और ये आपको पता है पंजाब की राजधानी भी है।
पंजाब की राजधानी भी आपको पता है चंडीगढ़ है, और एक इंपॉर्टेंट बनता है चंडीगढ़ एक यूटी भी है, चंडीगढ़ एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी भी है और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे धोलावीरा की अमरपुरा की बात करें, यह तो आपको पता ही होगा, गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जुलाई 2023 में, ये लो भाई करंट जीके का वर्तमान का क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई करके ले लिया है कि जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्षर नदी क्रूज यानी एक तरह का जहाज कह सकते पानी का, उसका शुभारंभ यानी उद्घाटन किया है। तो बता दो कमेंट करके भाई कहां किया है। गुजरात में किया है। हिंट आपको दे दिया कहां किया गया है। यह अक्षर नदी क्रूज है, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अब आपका जवाब आ जाना चाहिए ऑप्शन देख के, गुजरात में किया है, इसका मतलब कहां किया भाई, अहमदाबाद। कहां, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अहमदाबाद की बात करें, साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे है। और ये जो हम बात कर लेते हैं, अमित शाह ने अक्षर नदी क्रूज का जो शुभारंभ किया है वो भी साबरमती नदी पर ही है, यह आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं अहमदाबाद की, तो भारत का बोस्टन कहा जाता है, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात का प्रमुख शहर है। लेकिन गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है, यह आपको ध्यान रखना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, कभी अहमदाबाद मत कर देना। आगे बात कर लेते, कटक की बात करें तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें, चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह कटक में है, यह आपको ध्यान रखना है। लखनऊ की बात करें तो आपको पता है नवाबों का शहर कहा जाता है, गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी, नदी के किनारे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो बात कर लेते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन की बड़ी भाषा देख के कभी भी घबराना मत, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। यानी ऐसा भारत का कौन सा अधिनियम है जो भारत में, हम बात कर लेते हैं भगोड़े होते हैं, भगोड़े भाग जाते हैं, आपको पता है दूसरे देशों में जब उनके ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाता है, बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, जैसे आपको पता है नीरज मोदी और भी काफी सारे। तो आपको पता है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम ये कब आया था, 2018 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल ए वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन देखो वर्तमान में भी चर्चा में है, और ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया जो 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है, तो वो कौन सा अधिनियम है, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। और इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति 100 करोड़ से ऊपर का कोई कर्जा ले लेता है और वो नहीं चुका जाता है, वो भारत से बाहर भाग जाता है, उसके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है कौन सा अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है भगोड़ा आर्थिक अधिनियम कब आया, तो भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। अब समुद्रगुप्त के हम पहले बात कर लेते, बाणभट्ट की बात कर लेते। बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के काल में था, बिल्कुल हर्षवर्धन। और बाणभट्ट की रचनाएं आपको याद रखनी है, रचनाएं आपको याद रखनी है, यानी जो पुस्तक मान लो या रचनाएं मान लो, तो वो कौन सी है, एक तो कादंबरी है, कादंबरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक है हरचरित्र, हरचरित्र तो वैसे भी याद रह जाएगा, कैसे भाई, क्योंकि यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसका मतलब हरचरित्र में जो है पुस्तक, उसमें हर्षवर्धन का वर्णन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते वसुमित्र की बात करें, कनिष्क का दरबारी कवि था, कनिष्क का दरबारी कवि था,
यह भी आपको पता होगा। हरिसेन की बात करें तो राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि यह बात कर लेते, मंत्री हुआ करता था। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है भाई? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, जबकि यदि मैं बात करूं रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। और भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बता दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल करंट जीके के क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया है, यानी 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसकी जगह हमने वर्तमान का क्वेश्चन डाल दिया है। जून 2023 में किस देश को एडीबी, पहले बात कर लेते हैं एडीबी का पूरा नाम क्या होता है? एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? मनीला फिलीपींस में है। कहां है दोस्तों? मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। वहां आपको ध्यान रखना है एडीबी का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक अलग है भाई, वर्ल्ड बैंक अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, यह एशियाई विकास बैंक अलग है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं क्या दे रखा है। एडीबी द्वारा नीतिगत सुधारों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस देश को ऋण देने की मंजूरी की है? तो यह की गई है नेपाल को। किसको दोस्तों? नेपाल को। नेपाल की राजधानी क्या है भाई? नेपाल की राजधानी बता दो। राजधानी की बात करें काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? नेपाल की संसद को बता दो। राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। यह आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और नेपाल में आपको पता है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, और नेपाल में उसे सागर माता कहा जाता है। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन आप पढ़ोगे तो पता ही चल जाएगा गलत कौन सा है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का आपको सुनना है। बात कर लेते हैं, बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, कोई अवशेष नहीं बचता। बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है। बायोगैस या गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस को क्या कहा जाता है? गोबर गैस भी कहा जाता है। और इसका मुख्य घटक की बात करूं, मुख्य घटक की बात करूं तो कौन है बता दो? मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा है दोस्तों? मीथेन। मीथेन मुख्य घटक है जिसका सूत्र होता है CH4। CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन का, और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 2 नंबर। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अवशेषों और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, गोबर गैस का मतलब ये होता है एक गड्ढे के अंदर जो मान लो अवशिष्ट पदार्थ है उनको डाल दिया जाता है, एकदम बंद कर दिया जाता है, उससे बायोगैस का निर्माण होता है। यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिएगा CH4 को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को ही कहा जाता है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब श्योर है कि आगे वाला करेक्ट नहीं होगा। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत आपको पता है लगभग 60 से 70% होता है। मिनिमम 50% तो होता ही है, तो इसका मतलब 1% से कम होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट होगा। आपको गलत का चूज करना था, गलत को चूज करना था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। चलिए दोबारा बता देता हूं। पाणिनि की एक पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? सबको पता होना चाहिए, अष्टाध्यायी है। कौन सी? अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी नाम आता तो ये क्या है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। इसका मतलब पाणिनि एक संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे। अब ऑप्शन में देखो, एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा है, बिल्कुल गलत बात है। अगला, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और उस व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। क्या था दोस्तों? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखो, कथन गलत वाले क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं।
क्योंकि पूरा डाटा उसका करेक्ट याद होता है तभी कर पाते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं लाइन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें, संबंधित तथ्य दे रखे वो आरबीआई के दे रखे सारे। 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन प्रारंभ किया था। ये लाइन तो बिल्कुल हमें याद है कि भी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कहां हुई थी, कहां हुई थी बता दो, कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान हेडक्वार्टर कहां है, वर्तमान आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, यह भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई में है। क्या पता आगे कोई लाइन दे रखी हो इससे। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। आपको यह तो पता है, इतनी बात तो सबको पता है कि भी भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने आरबीआई ने पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में काम तो किया था, लेकिन कब तक किया था ये बच्चों के मान लो याद नहीं है। चलो अगली लाइन पे पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी हमें याद है कि सही है बिल्कुल। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, यह भी सही है। अब मतलब इसका मतलब यहां 1947 तक ही नहीं किया था, 1948 तक किया था, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पाकिस्तान बेचारे के पास कहां बैंक थी, तो पाकिस्तान भारत से अलग तो हो गया 1947 में, लेकिन 1948 तक उनकी कोई केंद्रीय बैंक नहीं थी। तो आरबीआई ने कहा भाई लो भूखो, आपकी कुछ सहयोग कर देते हैं। तो ये आरबीआई है, वो भारत की जो आरबीआई है, उन्होंने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी 1948 तक काम किया था। क्योंकि पाकिस्तान के पास बैंक वगैरह थी नहीं, तो पाकिस्तान नोट कहां से बना था, इसलिए भारत ने कहा भी लो तुम हो तो बेकार, लेकिन चलो आपका इतना तो सहयोग कर ही देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह का उसमें आया था, हमने केवल वहां 2020 लिखा हुआ था, जो हमने एग्जाम पेपर देखा था ओरिजिनल, मैंने 2023 कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा आएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आएगा। आप देखना आज ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ एजुकेशन की जो टीम है वो क्वेश्चन आपको ऐसा इंक्लूड करके देगी कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्लासेस के अंदर करवाए होंगे। बस आपको विश्वास जताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक एक चीज आपको पढ़ाई हुई पेपर में देखने को मिलेगी। चलिए क्या दे रखा है, बीसीसीआई ने 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी किसकी बात करें, आईपीएल 2023 की बात करें, आईपीएल 2023 के संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे चुना है। प्रायोजक का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी, किसे चुना था, तो यह आपको पता ही होगा कौन थी भी, टाटा। टाटा आईपीएल के नाम से जानते हैं इसको, तो टाटा आईपीएल 2023 नाम ही ये, इसका मतलब ये तो एकदम आराम से कर ही दोगे। उस टाइम 2020 का पूछा था। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं विजेता टीम कौन है, पूछा जा सकता है। विजेता सीएसके है। उपविजेता कौन है, उपविजेता की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन है भाई, गुजरात टाइटंस है, जीटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 16 नंबर। एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान के करने के लिए एक जुलूस में या शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। जल निकाय का मतलब झरना हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया। अब क्वेश्चन की भाषा समझो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी प्रमुख उत्सव होते हैं अलग अलग राज्यों से संबंधित प्रमुख जनजातियां होती है, मैंने आपको कह रखा है टॉपिक तैयार कर लो, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक तमिल पर्व है, तमिल पर्व के बारे में बात करें, यानी तमिलनाडु का कोई पर्व है। आगे बात कर लेते हैं, जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए, क्योंकि मूर्तियों को स्नान करवाने के लिए उन्हें झरना या तालाब या नदी तक लेकर वहां आपको पता है शोभा यात्रा के तौर पर निकाला जाता है। तो ये त्योहार, तमिल त्योहार कौन सा है बता दो भाई, तो वो त्योहार है मासी मागम त्योहार। कौन सा है, मासी मागम उत्सव है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे, उन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। आपको यह बताना है कि निम्न में से हरियाणा से कौन सी संबंधित है, तो आपको पता होगा फाग, भाई नाम सुना होगा फाग, फाग हरियाणा से है। घूमर की बात कर लेते हैं, घूमर, घूमर आपको याद रखना है मुख्य तौर से राजस्थान से संबंधित है,
राजस्थान से संबंधित है। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। द डिसाइपल चैतन्य माणे की एक आपको पता है फिल्म है, इनकी फिल्म है एक, इसके बारे में बात करें। क्या बात करें? एक पुरस्कार विजेता फिल्म है में, एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। अब देखो कौन सी भाषा, भाषा के बारे में पूछा गया, यानी ये जो फिल्म है वो कौन सी भाषा की है, भाषा आपको बताना है। कई बार ऑप्शन आप देखोगे पता चल जाता है भाषा ये कौन सी भाषा में है, तो ये मराठी भाषा में है। कौन सी भाषा में दोस्तों? मराठी में है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शेरों को निरूपित करता है? नहीं करता है, गजल के शेरों को निरूपित करने का शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। अब देखो बिल्कुल ये पहला वाला है, मतला तो आपको पता ही होगा, खास तौर से कहा जाता है। मांड और मंड नहीं होता भाई, ये आपको पता है। गजल के शेरों को निरूपित करने के लिए कोई शब्द नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। गजल कौन सी भाषा में लिखी जाती है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, गजल कौन सी भाषा में होती है? गजल आपको पता होगा जो अरबी भाषा होती है उसमें लिखी जाती है। अरबी भाषा में कई सारी भाषाएं आ जाती है, आपको पता ही होगा। फटाफट कमेंट करके बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर, फटाफट जवाब दे दो। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम वही ले लिया। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के तौर पर पूछ लिया जाए, यानी प्रथम किसान ट्रेन कौन सी चली थी, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं ले लिया। और वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके बारे में क्वेश्चन पक्का आएगा, अगले सेशन में हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा देवलाली, देवलाली कहां है भाई? महाराष्ट्र में है। और दानापुर कहां है? बिहार में। तो आपको पता है भारत की प्रथम किसान ट्रेन, भारत की प्रथम किसान ट्रेन क्वेश्चन आ सकता है भाई, किसान ट्रेन कहां से कहां चली थी, ऐसा आ सकता है। तो वो चली थी देवलाली से दानापुर। देवलाली कहां है भाई? महाराष्ट्र में है। दानापुर कहां है? बिहार में। तो ये प्रथम किसान ट्रेन चली थी, कब चली थी? 7 अगस्त 2020 को। कब चली थी दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन सभी बच्चों का जवाब एकदम करेक्ट है। कब चली थी? 7 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान ट्रेन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? अब बात आती है शहद किससे मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है। किससे मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है, यह तो आपको पता ही होगा। अब देखो भाई क्या क्या है, यदि एपीकल्चर की बात करूं तो इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। तो यही होगा, बिल्कुल एकदम आराम से कर लोगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी वाला राइट होगा। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। यह भी आराम से हो जाएगा। ये रेशम से संबंधित कोई क्वेश्चन आता तो आप आराम से कर देते। हार्टिकल्चर क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, हार्टिकल्चर क्या होता है? देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। महापद्मनंद ने साम्राज्य प्रशासन किया था, बहुत ही शानदार है। अब महापद्मानंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। कौन था दोस्तों? नंद वंश का संस्थापक था। पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए। आ सकता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद था। अब बात कर लेते, इन्होंने बात कर लेते राजधानी अपनी, या बात कर लेते कहां शासन किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा मगध। अब मगध की राजधानी क्या है? एक मिनट, मगध की राजधानी कई बार पूछा गया। मगध की राजधानी पुरानी और नई दोनों बता दो। पुरानी कौन सी थी और नई कौन सी थी? पुरानी की बात करें तो राजगृह थी, राजगीर भी कहते हैं इसे। और नई की बात करें तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो यह आपको ध्यान रखना है, राजधानी पाटलिपुत्र या पटना। वर्तमान में पटना आपको पता है बिहार की राजधानी है, गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में
आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित, भोजन की थाली, अब भोजन की थाली आर्थिक यानी जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आता है कि भोजन की थाली होती है उसमें कितना खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है, यह आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं प्रयासों में थालीनोमिक्स, इसका जो हम बात कर लेते हैं नाम क्या रखा प्रयास का, थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई, यानी ये जो अवधारणा है आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स में वो कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 2019-20 में प्रस्तुत की गई थी कि थाली की रेट कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अब तक 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल किन किन भारतीयों को मिला है, 1 नंबर मिला है अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और एक मिला हुआ है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं भारत के जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति की देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो वो कौन सा पर्व है फटाफट कमेंट करके बता दो। 24 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दोगे, बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो बिल्कुल वो है गरिया पूजा, उसे क्या कहा जाता है, उस पर्व को कहा जाता है गरिया पूजा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, क्या दे रखा है 25 नंबर, कंडाली। कंडाली एक नेटल जो पौधा होता है ना उसकी बात करें, नेटल के पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती है जिसको छूने पर पीड़ादायी डंक की अनुभूति होती है। अब डंक आपको पता है मधुमक्खी भी डंक मारती है, बिल्कुल मारती है, और बिच्छू भी डंक लगाता है, इसका मतलब थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल ही गया कि भाई एक पौधा है नेटल पौधे के बारे में बात करें, उसकी जो पत्तियां होती है ना उसको आप हाथ लगाओगे तो उस पे क्या होगा एक डंक लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको बिच्छू खा गया या मधुमक्खी खा गया ऐसा लगेगा। इसका मतलब इसमें अमल कौन सा होता है, मेथेनोइक अमल होता है। कौन सा होता है, मेथेनोइक। मेथेनोइक अमल को कहते हैं फॉर्मिक अमल भी कहते हैं, फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक अमल भी इसे को कहते हैं। और फॉर्मिक अमल आपको पता है मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक में यह भी आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मिक अमल यानी मेथेनोइक अमल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, हर्षवर्धन बना था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, कमेंट करके बता दो। और इसके काल में हवेन सांग चीनी यात्री भारत आया था, हवेन सांग चीनी यात्री आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। हवेन सांग चीनी यात्री था, वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और बता दो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 27 नंबर, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपको बताना है, ये तो इजी क्वेश्चन है अभी कैसे। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला, विरल नहीं अभी सर्वाधिक घनत्व है, सघन लिख दो, विरल नहीं होगा। आपने देखा होगा भाई गंगा तो मुख्यतः आपको पता है यूपी बिहार यहाँ बहती है, और यहाँ कहाँ जनसंख्या कम है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है भाई, कम तो नहीं है। यह आपका गलत हो गया भाई पहले वाला। अगला है मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग को कहते हैं, यह सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यह भी बात बिल्कुल कह सकते हैं, सही है। कुछ मैदान नदी निक्षेपों से बनते हैं, यह भी सही है बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका गलत था, विरल जनसंख्या घनत्व नहीं होता है, सघन होता है। सघन का मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। नदी जो गंगा नदी का मैदान है आपको पता है, ये तो गलत दे रखा था, इसका मतलब आपको यही बताना था कथन गलत कौन सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है, प्रवासी रोजगार मोबाइल ऐप, बहुत ही शानदार है। प्रवासी मोबाइल जो रोजगार मोबाइल ऐप है की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जुड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये ऐप तो आपको पता होगा सोनू सूद ने लॉन्च किया था। किसने किया था दोस्तों, सोनू सूद, जिनकी फिल्म भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, प्रमुख फिल्म जिनमें उन्होंने रोल निभाया है, ये आप कमेंट करके बताएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम आराम से कर देते। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी, ये तो आपको पता ही होगा। मालगुड़ी डेज मैंने कितनी बार बता रखा है, मालगुड़ी डेज दे दे, बिल्कुल मालगुड़ी डेज आपको पता है आर के नारायण की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो गोदान याद रखिएगा, गोदान, रंगभूमि, कर्म भूमि, यह भी आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, कई बार पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा करने से संबंधित है, यानी गैर कानूनी सभा आप कहीं करते हो तो उसको करने से रोकती है, वो आपको बता रहे हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा। बिल्कुल आईपीसी की धारा आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके बता दो, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। कौन सी धारा? तो 143 धारा। कौन सी? 143। और आपको पता होगा धारा 144 क्या होता है? धारा 144 कहीं दंगा वगैरह हो जाता है तो ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, वो धारा 144 है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर बनाते हैं। देखो प्राथमिक तो क्या हो गए, प्राथमिक हम बात कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए, प्राथमिक पेड़ पौधे हो गए। फिर उपभोक्ता, पहला क्या होता है? पहला आपको पता है देता है, क्या देता है? पहला खाद्य श्रृंखला में यानी भोजन वगैरह देता है, तो पौधे देते हैं, बिल्कुल पहला तो वो हो गया। अब तृतीय उपभोक्ता, तीन उपभोक्ता और जुड़ गए, इसका मतलब चौथा हो गया। पोषक स्तर कौन सा होगा? चौथा होगा, क्योंकि एक तो आपको पता है प्राथमिक होंगे, प्राथमिक होंगे वो तो क्या है आपको पता है सबको भोजन देते हैं जैसे पेड़ पौधे। फिर तीन उपभोक्ता और आ गए, इसका मतलब पोषक स्तर कौन सा हो गया? चौथा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। जुलाई 2023 में भारत की नौवीं बार एसएएफ का फुल फॉर्म क्या है? पहला तो दिमाग में ये आना चाहिए, एसएएफ का फुल फॉर्म क्या है? देखते कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। चलिए लिखिएगा फुल फॉर्म इसका क्या है? साउथ एशियाई, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन। अब इसकी बात करें, इसमें भारत ने फाइनल चैंपियनशिप जीत लिया है। भारत ने किस देश को हराया है? भारत ने किस देश को हराया है यह बात आपको बताना है। तो भाई कुवैत को हराकर 9वीं बार फाइनल जीता है भारत ने। जुलाई 2023 यानी हाल ही में बात कर लेते हैं, भारत 9वीं बार जो साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन फाइनल जीत चुका है, 9वीं बार जीत चुका है, इससे पहले 8 बार जीत चुका था, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितनी है? तो यह तो आपको पता ही होगा, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 का डाटा बता देता हूं थोड़ा सा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बात, जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? जनसंख्या सर्वाधिक आपको जनसंख्या पूछे तो यूपी करना है, बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछे तो बिहार करना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बिहार करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और यदि जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या न्यूनतम किन की है? घनत्व की बात नहीं कर रहा हूं, जनसंख्या सीधी न्यूनतम बात करें तो सिक्किम की है। किसकी है दोस्तों? सिक्किम की है। यह आपको इतने डाटा याद रखने हैं। अब आपको परसेंट पूछा था तो 17.5% बढ़ोतरी आई थी, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो यह दिवस आपको ध्यान रखना है। अभी 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो साधारण कारावास से दंडित किया जाता है, जिसे कितने वर्ष के लिए? या 1 वर्ष तक। देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे क्या होता है? साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा
जिसे 1 साल तक का सजा होती है। कितने साल तक की होती है? 1 साल तक। और धारा कौन सी होती है? आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? याद रखिएगा 308 धारा। धारा कौन सी है? 308 है। एग्जाम में यह भी तो आ सकता है कौन सी धारा से संबंधित है? सॉरी 309, 1 मिनट भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 309 है। 309 धारा से संबंधित है। आईपीएससी की धारा की बात करें तो कौन सी है? 309 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2023 में क्या दे रखा है? डिलिस्टिंग के बाद, डिलिस्टिंग पहले बन गई थी बिल्कुल, इसके बाद आईसीसीआई के सिक्योरिटीज आईसीसीआई बैंक की कितने प्रतिशत सहायक कंपनी बन गए? इसका मतलब क्या होता है? जो पहले तो आपको पता है डिलिस्टिंग बन गई थी कंपनी, अब आपको यह पूछा है कि आईसीसीआई सिक्योरिटीज आईसीसीआई बैंक की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बन गई है? तो 100% बन गई है। बैंकों के संबंध में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। करंट जीके का क्वेश्चन हमने मॉडिफाई कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 2023 में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये ऋषि सुनक कहां के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के पीएम है, पहला तो ये ध्यान रखना है। और भारतीय मूल के है भाई, भारतीय मूल के है, तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है क्योंकि भारतीय मूल के है ऋषि सुनक, जिन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और उन्होंने भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया है जो 101 साल के है। अरे भाई, कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो 100 से ऊपर टप गया। बिल्कुल 100 से ऊपर। राजेंद्र सिंह भट्ट को, राजेंद्र सिंह भट्ट को क्या है? ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है राजेंद्र सिंह भट्ट को। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आसान लग जाएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत वाले इस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए। रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक होती है और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी होती है जैसे राजस्थान वगैरह में, तो पानी जैसे ही गिरा अंदर चला गया, पानी का रिसाव दर सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही बात कही है। और चिकनी मृदा, चिकनी मृदा जैसे काली मिट्टी होती है, उसमें क्या पानी ऊपर गिरेगा तो जल्दी से नीचे नहीं जाएगा, जल्दी से नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब यह लाइन तो बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है दोमट मृदा का उपयोग गट्ट, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ये बात तो हमने तो नहीं सुनी भाई। दोमट मृदा से कब खिलौने बनने लगे? ये तो जो प्रमुख उपजाऊ मिट्टी है दोमट मृदा, ठीक है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल ये भी बात सही है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। कपास वैसे तो काली मृदा में उगाई जाती है। अब कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, ये गलत नहीं है भी प्रमुख तौर से कपास के लिए मिट्टी कौन सी है? काली मृदा है। लेकिन कपास रेतीली दोमट मृदा में भी तो उगाई जा सकती है। गलत कहां है? ये भी सही है, ये भी सही है। और अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी गलत होगा, क्योंकि दोमट मृदा से ये खिलौने वगैरह, मूर्तियां वगैरह नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये तो कृषि की प्रमुख मिट्टी है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में जुलाई 2023 में किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस दे दिया? यानी जो पहले बैंक थी, लेकिन आरबीआई ने उसके घोटाले को देखते हुए या किसी और कारण से उन्होंने कह दिया कि ये गैर बैंकिंग है, बैंकिंग के तौर में बैंकिंग का लाइसेंस रद्द करके गैर बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया है। तो वो कौन है? महालक्ष्मी बैंक है। कौन सी है दोस्तों? महालक्ष्मी बैंक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी की बात करें, इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी पहली बैंक है जिन्होंने स्कैनर के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की तकनीक विकसित की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। 2023 में भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कोच ग्राम रीड ने इस्तीफा दे दिया। वे किस टीम के मुख्य कोच थे? अब किस टीम, यानी आपको पता है ग्राम रीड, ग्राम रीड है क्या? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम रीड वैसे देखा जाए कहां की है? पहला क्वेश्चन ये भी तो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट। तो ये हॉकी के एक खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? फटाफट बता दो। ग्राम रीड की बात करें तो ये किसके खिलाड़ी है? हॉकी के, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। वैसे देखा जाए हॉकी के खिलाड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। कहां के है? ऑस्ट्रेलिया के है, बिल्कुल। लेकिन ये भारतीय हॉकी टीम के क्या रह चुके हैं? कप्तान, कप्तान नहीं सॉरी, क्या जो बात कर लेते, कोच रह चुके हैं, कोच रह चुके। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कब?
2023 में आपको पता है इस्तीफा दे दिया था, वो हॉकी के क्या थे, भारतीय टीम के कोच थे। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा का ऐसा कहाँ आया था, उसमें 2020 के पेपर में आया था। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 2023 में इस्तीफा दे दिया। उस टाइम ये पूछा था कि भी जो सीधा क्वेश्चन पूछा था, कोच ग्राम रीड कौन सी टीम से संबंधित है, 2020 के अकॉर्डिंग था। अब आपको पता है 2023 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, तो इंपॉर्टेंट भी बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों में द्वितीयक क्षेत्र, देखो प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं बता देता हूं। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, कच्चे माल से संबंधित, कच्चे माल से संबंधित। यदि मैं बात करूं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, उत्पाद बनाने से संबंधित है। ये आपको पता होगा, निर्मित माल या उत्पाद। निर्मित माल जैसे मान लो कपास है, तो कपास से यहां कुछ रेशे वगैरह तैयार करना, वो हो गया। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें, वो क्या होता है, वो होता है सेवाओं से संबंधित। सेवाएं, सेवाएं में कौन कौन आ जाती है, परिवहन आ गया, बैंकिंग आ गया, ये तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण होते हैं, आपको पता होगा। अब यहां देखो आर्थिक गतिविधियों में द्वितीयक क्षेत्र, इसका मतलब निर्मित माल, चीनी कारखाना। चीनी कारखाना देखो गन्ना तो हो गया, गन्ना कहे तो वो प्राथमिक क्षेत्र आएगा, गन्ना कहता तो प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन चीनी का कारखाना है, उसके अंदर क्या होता है, गन्ने को ले जाया जाता है चीनी बनाने के लिए, यानी इसके अंदर निर्मित किया जाता है माल को, इसका मतलब ये द्वितीयक क्षेत्र। ये भंडारण वगैरह, परिवहन वगैरह, ये तो आपको पता ही है कौन से में आ जाते हैं, सेवाएं हैं, तो तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर, लॉर्ड वोल्डेमार्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है, बहुत ही शानदार है भाई। किसकी बात करें, लॉर्ड वोल्डेमार्ट की बात करें। कौन सी पुस्तक, पुस्तक के बारे में भी आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। तो ये आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, जेके रोलिंग की पुस्तक है, उनमें आपको पता है काल्पनिक रोल है। क्या है, काल्पनिक रोल है। और एक आपको पता होगा हैरी पॉटर भी है, हैरी पॉटर भी इस पुस्तक से संबंधित है। हैरी पॉटर के बारे में पूछा जा सकता है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल था। और किनका, लॉर्ड वोल्डेमार्ट का भी महत्वपूर्ण रोल था। तो ये एक काल्पनिक बात कर लेते हैं, चरित्र के तौर पर है। किनकी पुस्तक है, जेके रोलिंग की पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख के कई सारे बच्चों के होश उड़ जाएंगे, लेकिन होश नहीं उड़ाना है भाई, आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है देखो, ये भी मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया जो आया हुआ था बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की बात करें कि धारा 25 के अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को, प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां, भारत में इसकी मांग और समय देयता के कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे 3 माह के अंतिम शुक्रवार आता है, अंतिम शुक्रवार आता है, उसमें क्या होता है, कंपनी जो बैंकिंग कंपनी होती है उसको अपने जो केस के रूप में रखना पड़ता है, केस के रूप में रखना पड़ता है। कितने पैसे होने चाहिए, तो मिनिमम 75% केस के रूप में उनके पास होना चाहिए, जितना भी उनका जो लाभ वगैरह हुआ है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल है, और भाई एक और राज्य आपका पूछा केरल है। और आपको पता है और कौन सा, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है पोंडुचेरी, पोंडुचेरी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोंडुचेरी में भी है बिल्कुल, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। तो देखो जलप्रपात है, विसर्प भी है, विस्तृका भी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला। उत्तखंड की बात करें तो ये नदियों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ चुका है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के कौन थे, बिल्कुल भारत के प्रथम गृह मंत्री
प्रथम गृह मंत्री या मैं कह सकता हूं उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, लौह पुरुष या कह दो बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। और लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, याद रखिएगा। बलबन द्वारा लौह व रक्त की नीति। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। लौह और रक्त की नीति की बात करें तो बलबन द्वारा अपनाई गई थी। और लौह पुरुष किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी पर? पहले बात कर लेते, इनाम गांव यह है कहां? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। अब नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? नदी की बात करें तो कौन सी है बता दो? तो वो है घोड़ नदी। कौन सी नदी है? घोड़ नदी है। अब बात आ जाती है, ये घोड़ नदी है किसकी सहायक नदी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भीमा नदी की सहायक है। भीमा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घोड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है भीमा नदी की क्या है? सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, किस संगठन ने उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 2500 कृषि ड्रोन, कृषि ड्रोन मतलब ड्रोन आपको पता है ऊपर से ऐसे कृषि ड्रोन है जिसके माध्यम से कोई उर्वरकों वगैरह का छिड़काव करने के लिए 2500 ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है? तो वो है इफ्को। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। और यह आपका होमवर्क रहेगा, इफ्को का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके सबको बताना है कि इफ्को का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। देखो बैंकिंग विनियम अधिनियम है जो 1949, इसका दो क्वेश्चन आ चुका है। एक तो हमने अभी बात किया था 75% मान लो प्रत्येक बैंक को तिमाही के शुक्रवार के अंत में रखना अनिवार्य है। यह दे रखा है कि धारा भारत में निगमित किसी बैंक कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने की निश्चित करता है जो अन्य बैंक, यानी यह कह रहा है कि जो भी बैंक का कोई निदेशक होता है वो दो बैंकों में एक साथ काम निदेशक के रूप में नहीं कर सकता। यदि वो एक बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो दूसरी का वो नहीं बनेगा। वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? फटाफट कमेंट करके बता दो। तो वो धारा किसके? 16 के अंतर्गत है, कि धारा 16 है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दो बैंकों का निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने बहुत ही शानदार है। आपको यह बताना है कौन सा मठ है जो सिक्किम में स्थित नहीं है? तो ताबो मठ आपको पता है हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल, बाकी तो सारे सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ की बात करें तो याद रखिएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? बताओ कमेंट करके। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा, यह आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। पूरे 50 प्रश्न हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर के कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। और आज के सेशन में मैंने आपको टारगेट दिया था ओनली 25 प्लस का। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएगा जिन भी बच्चों ने इन 50 में से 25 प्लस का टारगेट अचीव कर लिया, बहुत बेहतरीन। और 35 प्लस कर लिया, वो तो बिल्कुल सिलेक्शन के एकदम करीब है। मैंने आपको नए विद्यार्थियों को 25 प्लस का टारगेट दिया था, पुराने वालों को 35 प्लस का। तो बताइएगा कैसा लगा सेशन। और जिन्होंने भी हमारा ऐप एडुकृष्णा डाउनलोड नहीं कर रखा, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको एडुकृष्णा ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड कर लो, हमारे हेल्पलाइन नंबर भी दिए रखे। और दिल्ली पुलिस का स्पेशल आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हैं एडुकृष्णा ऐप के माध्यम से। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट आपके लिए लगवाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।